हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा राजपूत। तो हम अपना बायो का चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ये कंप्लीट किया था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग लास्ट में वीडियो में कंप्लीट कर रहे थे। उसी को ही आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले में डाइजेशन पढ़ा था कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग किस तरीके से होता है। उसी को ही आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, और ये जो हमारा ऐसा टॉपिक है जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज की हमारी क्लास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन प्लांट्स एंड उसका जो किस तरीके से डाइजेशन होता है वो पूरा रिवीजन क्लास करेंगे आज, ताकि हमें पूरे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि बायो में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कंटिन्यू लाइफ टाइम तक चलता है, और इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इसलिए आज हम इसकी एक रिवीजन क्लास भी लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग कंप्लीट पढ़ा था कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स किस तरीके से वर्क करते हैं, ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है और वो हमारी बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होता है। चलिए, हमें आज जो लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे, आज उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हमारे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में छूट गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमने पढ़ लिया था ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस पढ़ लिए थे कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद वो ख़त्म किस तरीके से होता है। तो आज हम उसके आगे की मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, सबसे पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आज हमें मैकेनिज्म स्टार्ट करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका स्टार्टिंग टू एंडिंग किस तरीके से वो वर्क करता है। इसमें हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। मैकेनिज्म में अगर हम देखें कि हमारे इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो इंजेशन। सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इजेशन। ये जनरली हमारे 5 स्टेप्स में हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड करता है। इंजेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन में सबसे पहले जो हम फूड लेते हैं, यानी फूड का इंटेक करना थ्रू माउथ से जब हम फूड इंटेक करते हैं, वो प्रोसेस हमारा किस में आता है, इंजेशन। इन का मतलब लेना, अंदर लेना, और जेशन यानी किसी भी चीज़ का डाइजेशन के लिए किसी भी चीज़ का अंदर लेना, यानी हम फूड जो हम माउथ से इंटेक करते हैं, खाते हैं, वो हमारी इंजेशन प्रोसेस होती है। इंटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ। चलिए, इसमें हम बात करते हैं, इसी के थ्रू हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो भी आज दोबारा से क्लियर हो जाएगा। इंटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ। अब माउथ में जब जैसे हमने कोई भी फूड हमने माउथ में लिया, एंटर किया, तो वो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, इंजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब फूड हम अंदर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी टंग, माउथ में 2 चीज़ें होती हैं, 2 लोगों के फंक्शन होते हैं डाइजेशन में। एक हमारी टंग हेल्प करती है और एक टीथ हेल्प करते हैं। टंग हमारा मस्कुलर और होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, हमें किसी फूड को च्यू करने में, यानी हमारे फूड को सबसे पहले तो उसको खाने में हेल्प करती है। टंग में हमारे कई सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मेन थिंग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी फूड हमारा कैसा है, 4 टेस्ट बर्ड की सोर है, सॉल्टी है, स्वीट है, ये सारे कौन डिसाइड करता है, ये टंग हमारी डिसाइड करती है। नेक्स्ट, टंग के थ्रू ही सलाइवा, माउथ में हमारा एक एंजाइम सिक्रीट होता है, सेलेब्री अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये फूड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा चिपचिपा बनाता है ताकि वो हमारा फूड जो है वो ईजिली एसोफेगस पाइप यानी फूड पाइप के थ्रू ईजिली स्टमक में चला जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमारी कि माउथ हमारा कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, सेलेब्री अमाइलेज।
सिलिवरी अमाइलेज। कौन? सलाइवा सिक्रीट करता है। तो ये जब सलाइवा सिक्रीट हुआ, इसके बाद ये हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, और फूड में मिक्स होने के बाद ये उसको इस तरीके से यानी ट्रांसपोर्ट करने में वो बहुत इजी हो जाता है। जब वो फूड पाइप के थ्रू जाता है तो वो बहुत इजीली पहुंच जाता है। तो ये कौन करता है? सिलिवरी अमाइलेज। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन। सेकेंड थिंग डाइजेशन। अब हमारा इसोफेगस के थ्रू यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी माउथ से लेके एनस तक जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, वो सारे आपके किस में होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक बनाती है। और इस डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारा सबसे पहला वर्क होता है इंजेशन। इंजेशन में माउथ की हेल्प से फूड हमारा इंटेक होता है। इंटेक के बाद वो इसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में। डाइजेशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट तो माउथ से ही हो जाती है। फिर उसके बाद जब स्टमक में जाने के बाद यानी फूड का जब डाइजेस्ट होता है, अब स्टमक में बात करते हैं हमारी सेकंड स्टमक में। स्टमक जो है, स्टमक क्या करता है? हमने कहा था कि ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। एक हमारा पेप्सिन, म्यूकस, HCl। पेप्सिन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में। म्यूकस और HCl, सबसे पहले हम अगर HCl अगर हम समझ गए तो हमें म्यूकस भी समझ में आ जाएगा। म्यूकस जो होता है वो हमारा स्टमक की इनर लाइनिंग्स में होता है। अब HCl, हमारी जो स्टमक में HCl भी पाया जाता है। ये HCl क्या करता है? हमारे फूड के थ्रू जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह एंटर हुए होते हैं उनको HCl किल कर देता है। अब ये HCl हमारा क्या होता है? हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो ये HCl जो हमारे स्टमक को खराब ना कर दे, इसलिए म्यूकस क्या करता है? HCl से बचाता है स्टमक को। ये था हमारा डाइजेशन प्रोसेस, यानी स्टमक में जो भी फूड गया है वो डाइजेस्ट हो रहा है। उसमें स्टमक से 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये 3 एंजाइम्स हमारे फूड को और सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, बैक्टीरियाज किल करते हैं। और म्यूकस है वो हमें HCl से बचाता है, और पेप्सिन उसके न्यूट्रिएंट्स को और ब्रेक डाउन करता है। चलिए, ये था हमारा HCl डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आती है हमारी थर्ड प्रोसेस जो होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब होना। अब एब्जॉर्ब हमारे फूड में यानी फूड से क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से हमारी बॉडी में जाते हैं? स्टमक के बाद अब लीवर और पैनक्रियाज, ये दोनों चीज़ें हमने इनके फंक्शंस पढ़े थे कि ये जो लीवर होता है, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और बाइल हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम सिक्रीट करता है, वो भी हेल्प करता है फूड न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में सिंपलर फॉर्म में। तो एब्जॉर्प्शन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो क्या बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और आगे का जो भी फूड वगैरह होता है वो उसको पास आउट करती है नेक्स्ट हमारे स्टेप में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये एब्जॉर्प्शन हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, यानी एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विलाय होते हैं, हमारे स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये विलाय, और ये विलाय क्या करती हैं? ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ा देती हैं ताकि फूड बहुत क्लियरली वहाँ पर स्टोर हो जाए और फूड से न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में चले जाएं। तो ये विलाय हमारी ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करती हैं। तो एब्जॉर्प्शन में यानी फूड से न्यूट्रिएंट्स का निकलना और उनका बॉडी में एब्जॉर्ब करना, वो हमारा क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। अब एसिमिलेट यानी उन चीज़ों का उनकी सही जगह पे पहुँच के उनका यूज़ हो जाना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुए थे विलाय के थ्रू, विलाय में क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो कनेक्ट रहती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट्स को जहाँ जहाँ पे जिस ऑर्गन को ज़रूरत होती है वहाँ तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचाती हैं। और फिर वो न्यूट्रिएंट्स जब उनके ऑर्गन से उनकी जगह पर पहुँच जाते हैं, फिर ग्रोथ रिपेयर ऑफ सेल्स या अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ जिस तरीके की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ये था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद नेक्स्ट फिर ये हमारा जो एसिमिलेशन है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के थ्रू पहुंच गए। फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस यानी फूड, जितना भी फूड बचा हुआ फूड है वो कहाँ जाएगा? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद
फिर उसके बाद यानी इसमें आज सिर्फ एक चीज़ होती है कि फूड से जितने भी जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं और वाटर, वो एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्लियर हो गया हमारे पास कि जो वेस्ट फूड था वो अलग हो जाता है। उस फूड में से जितने भी अगर सॉल्ट चाहिए होते हैं और वाटर चाहिए होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एसिमिलेट हो जाता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है हमारी इजेशन। इजेशन में जितना भी बचा हुआ फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है, यानी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये हमारा इंजेशन से लेके इजेशन तक ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इन प्रोसेस से होकर गुजरता है और फाइनली इजेशन पर कंप्लीट हो जाता है। यानी हमारा फर्स्ट ऑर्गन था माउथ एंड लास्ट एनएस, माउथ टू एनएस तक ये सारी प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना, डाइजेशन होना, एसिमिलेशन होना, ये सारी प्रोसेस हमारी किस में आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, फंक्शन वो सारे पहले पढ़ लिए थे। इसका मैकेनिज्म आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ओवरऑल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं बीच बीच में। एक आता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो लार्ज जो फूड का जो जाना होता है ना, एक वेद होता है जिस तरीके से वो जाता है, तो वो मूवमेंट आपका क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी ओएसोफेगस में जब फूड आपका माउथ से ओएसोफेगस में जा रहा है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जा रहा है तो वो एक फोर्स के साथ जाता है। तो वो जो फोर्स लगता है, वो जो मूवमेंट होता है, वो कौन सा मूवमेंट कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें आई थिंक इतनी हमारी जितनी डेफिनेशन या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डाइजेशन में वो क्लियर हो गए हैं। चलिए अब हम इसी चीज़ को, एक हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये दोनों आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस वगैरह अगर आते हैं, चाहे वो आगे जाके फ्यूचर के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका अभी स्कूलिंग एग्जाम्स हो, दोनों टॉपिक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें अभी हमें अमीबा का डाइजेशन यानी और अदर ऑर्गेनिज्म का, तो अमीबा का जो डाइजेशन होता है वो भी इन्हीं स्टेप से ही होकर गुजरता है, सेम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ही तरह होता है। तो अभी चलिए एक बार हम अमीबा का देख लेते हैं। अमीबा का जो डाइजेशन होता है वो हम डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। ये हमारा अमीबा है और इसको कोई भी फूड, यानी ये जो फूड है हमारा अमीबा का जो फूड है, तो ये सुडोपोडिया जो अमीबा है ये इस तरीके से अपनी बॉडीज़ का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्पंजी टाइप का होता है। तो ये जो उसके अपने फूड को कैप्चर उसको जब करना होता है तो इसके सुडोपोडिया बाहर इस तरीके से आ जाते हैं। जब ये आ जाते हैं तो फूड को ये एकदम से कैप्चर कर लेते हैं, यानी सेकंड में इस तरीके से ये फूड को कैप्चर कर लेंगे। सेकेंड थिंग, ये फूड को कैप्चर करने के बाद फूड इनकी बॉडी में ये क्या उस फूड से जितना भी इन्हें न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होता है वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद फूड से जो भी न्यूट्रिशन था वो पूरी बॉडी में ये कर लेंगे एंड देन लास्ट इजेशन, यानी जो बचा हुआ फीकल मैटर होता है वो सुडोपोडिया के ही थ्रू बाहर कर देते हैं। तो ये जो अमीबा का जो डाइजेशन होता है वो भी इन्हीं 5 स्टेप्स पर निर्भर रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो पॉइंट्स, अब हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं कि जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो अभी हमारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो या रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, उसमें हमारे जो भी पॉइंट्स छूट गए थे वो आज इस वीडियो में हम अपने कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो जैसा कि हमने कहा था कि आज हम अपना पूरा रिवीजन यानी प्रॉपर आज हमने जो तो टॉपिक्स पहले क्लियर किए थे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, तो हम उनको पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक हमारा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि प्लांट्स या कुछ एनिमल्स, कुछ बैक्टीरियाज जो खुद अपना भोजन बनाते हैं विदाउट एनी सेकंड पर्सन हेल्प, तो वो हमारा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो वो दूसरों की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड में क्लोरोफिल आपका मस्ट होना चाहिए, जैसे कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यानी जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल। तो प्लांट्स अपना फूड क्लोरोफिल की हेल्प से ही बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड में आपका क्लोरोफिल होना ज़रूरी है।
एंड और एक मस्ट चीज़ कि ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो हमारे एज अ प्रोड्यूसर वर्क करते हैं और हेटरोट्रॉपिक हमारे कंज्यूमर एंड कंज्यूमर सेकंड कंज्यूमर की तरह वर्क करते हैं। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं जो अपना फूड खुद लेते हैं, यानी इनकी जो फर्स्ट स्केल होती है यानी अपना फूड खुद ही लेना, और हेटरोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में हमारे प्लांट्स एग्जाम्पल हो गए ब्लू ग्रीन अलगे, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक में फंगई, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे हमारे हेटरोट्रॉपिक्स में आ जाते हैं। चलिए ऑटोट्रॉपिक में हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही अपना फूड बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी स्टोमेटा में भी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपकी मेन साइट होती है। क्लोरोफिल ट्रैप, अब उसमें क्लोरोफिल क्या करती है, यानी ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी क्लोरोफिल ही है जो सोलर एनर्जी, जो लाइट एनर्जी होती है, हमारी सनलाइट होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उसमें रॉ मटेरियल्स, यानी वो क्या क्या चीज़ें लेते हैं, उन्हें अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इनके क्या है, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट कंडीशन, क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कंडीशन यानी एक सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी फोटोसिंथेसिस आपकी उसी में ही वर्क करेगी जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इवेंट, यानी फोटोसिंथेसिस में हमारे जो 3 स्टेप्स आते हैं, इवेंट्स होते हैं कि किस तरीके से इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, फिर कन्वर्जन होता है एंड लास्ट रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना, तो ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है रिडक्शन। रिडक्शन किसी भी चीज़ का टूटना या उसका हटना, तो ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी जितनी भी चीज़ें थी हमारी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। एंड लास्ट हमारी जो फोटोसिंथेसिस की मेन रिएक्शन है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट ग्लूकोज, यानी ये आपका कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी एनर्जी। तो ये आपके इवेंट्स में आ गया एब्जॉर्प्शन। पहले वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। ये थी हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि किस में होती है, ऑटोट्रॉपिक में, यानी ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन अलगेई, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में हमारी ये प्रोसेस पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी हेटरोट्रॉपिक की। हेटरोट्रॉपिक में फंगई, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, हेटरोट्रॉपिक में, जो हमारे एज अ कंज्यूमर वर्क करते हैं। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स वगैरह पे जो डिपेंड रहते हैं। इसमें भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइट्स। तो हेलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक हमारे वो उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को लेकर, जो हम फूड वगैरह लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मोड में होता है, उसको ब्रेक डाउन करना सिंपल फॉर्म में। जैसे कि फूड जो होता है इन ह्यूमन बींग, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग एक कॉम्प्लेक्स जो फूड वगैरह खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, फिर जब वो डाइजेशन प्रोसेस में जाता है तो वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है एंड लास्ट में वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करना ये आपका किस में आता है, होलोजोइक। होलोजोइक में जैसे अमीबा, काउ, गोट, डॉग एंड ह्यूमन, ये हमारे किस में आ गए, होलोजोइक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट की, यानी सेप्रोट्रॉपिक में सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि किसी डेड एनिमल्स और प्लांट से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेकर उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से यानी आउटसाइड से लेते हैं और फिर उसको वो एज अ फूड अपना इंटेक करते हैं, यानी दे फीड, वो किस चीज़ से भोजन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आउटसाइड, और फिर वो उसको तोड़ते हैं। जैसे कि हमारे सेप्रोट्रॉप में कौन कौन हो जाएंगे, यीस्ट एंड बैक्टीरियाज। नेक्स्ट हमारा आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होते हैं जो कि एज अ होस्ट वर्क करते हैं, जो किसी और की बॉडी में जाते हैं और उनसे, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। These organisms live on or inside host to obtain nutrients,
यानी वो दूसरे की बॉडी में रहकर वो उनसे उनका न्यूट्रिशन जो होता है वो एज अ अपना फूड यूज़ करते हैं। वो हमारे किस में आते हैं? पैरासाइट्स, जैसे कि टिक्स, लाइस, लीच, अर्थवर्म। लाइस जो जुए वगैरह होते हैं वो हमारे बालों में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं? वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी हमारे हेयर की रूट्स वगैरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, तभी वो हमारे बालों में सर्वाइव कर पाते हैं। इसी तरीके से लीच जो बॉडी में चिपक जाती है, तो वो बॉडी में चिपक के या वो हमारा ब्लड सक करती है, यानी वो अपना न्यूट्रिशन अपना फूड ले रही है। तो ये हमारे पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी में रहकर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर आते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अमीबा में ये हमारे अमीबा हमें पता है कि ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट डज नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स। न्यूट्रिशन के लिए इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी पूरी इनके पास एलिमेंट्री कैनाल होती है डाइजेशन के लिए। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी हर अपना एक ऑर्गन्स अलग वर्क करता है। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता है, इनके में स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इट इंजेस्ट फूड, ये अपना फूड किससे लेते हैं? सुडोपोडिया से लेते हैं, जैसा कि हमने बताया था अभी। एंड ह्यूमन का पूरा हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ चुके हैं कि माउथ से उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है और एनस पर आकर ख़त्म होता है। चलिए, ये था हमारे दो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, जो कि हमने कंप्लीट किया। कुछ चीज़ें जैसे हमारा हमारे जो टीथ होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक टेम्परेरी एंड एक परमानेंट। टेम्परेरी टीथ जो 6 to 8 ईयर्स के टाइम पर आते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं, जो गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद में परमानेंट आते हैं जो 32 का सेट होता है पूरा। एंड डेंटल फॉर्मूला होता है उनका 2 1 2 3। ये हमारे जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमारे टोटल 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं ये, और एक उसमें डेंटल में आती है हमारी डेंटल कैविटी। डेंटल कैविटी यानी टूथ डिके कि दांतों में कीड़ा लग जाना या दांत हमारे खराब हो जाना। ये किस वजह से होते हैं? जब हम फूड इंटेक करते हैं उस फूड में हमारा थोड़ा बहुत एसिडिक होता ही है, तो वो जो एसिड होता है वो काफ़ी टाइम तक, जब हम ज़्यादा कुल्ला या फिर ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, तो वो एसिड काफ़ी टाइम तक उसमें दांतों में रह जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज ऑब्टेन हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे दांतों से न्यूट्रिशन लेने लगते हैं और वो उनका घर बन जाता है। और घर जब वो रहने लगेंगे तो वहाँ पे वो अपने घर की तरह ही रहेंगे, और उससे हमारे दांतों में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, यानी सॉइलिंग होना, मसूड़ों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये डेंटल कैविटी दूर कैसे करते हैं? यानी हमें सजेस्ट किया जाता है कि 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर में होता है, तो और जो हमारे माउथ में जो एसिड प्रेजेंट होता है और जो हम बेस लेते हैं एज अ टूथपेस्ट, तो वो हमारा क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। और ये न्यूट्रलाइज करना यानी इससे हमारे दांतों में कोई भी डेंटल कैविटी या डेंटल कॉरी नहीं होती है। ये था हमारा डेंटल का। तो आई थिंक हमने आज सारे के सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर कर लिए हैं। पैरासाइटिक मूवमेंट और भी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने क्लियर कर ली हैं। एंजाइम्स, कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या एंजाइम्स क्लियर करती हैं। हमारा एक और टॉपिक रह गया है, चलिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अभी हमने अपना न्यूट्रिशन का पूरा कंप्लीट किया। अब एक ही टेबल में हम डाइजेशन का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। आप लोग भी ये पूरी टेबल इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक ही टेबल में सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही टेबल में मिल जाएगी। जितनी भी हमें पूरी बॉडी में एंजाइम्स वगैरह होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या से क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी एक ही वीडियो में एक ही टेबल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, बात करते हैं हमारे सबसे पहला ग्लैंड, जो कि हमारा माउथ में होता है, वोकल कैविटी, सलेवरी ग्लैंड। लोकेशन क्या होती है इसकी? वोकल कैविटी। क्या चीज़ सिक्रीट करता है? सलाइवा। सलाइवा हमारा सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करता है, और ये सलाइवा क्या करता है? ये स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं हम हमारा नेक्स्ट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है। स्टमक में जब ये प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस और HCl सिक्रीट करता है, और इसमें से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं हमारे? पैप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज। रेनिन जनरली हमारा छोटे बच्चों में सिक्रीट होता है, पैप्सिन और लाइपेज ये पूरा हमारे सभी में। पैप्सिन क्या करता है? पैप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज लिपिड्स को और भी ज़्यादा स्मॉलर सिंपलर पार्टिकल्स में चेंज करता है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम
लीवर हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, स्टमक के नीचे होता है हमारा और एब्डोमिनल कैविटी में अपर क्वाड्रेंट पर होता है। ये हमारा क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, एंजाइम्स हमारा बाइल जूस। और ये बाइल क्या करता है, यानी फंक्शन ऑफ बाइल पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। तो बाइल का फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली बाइल के बारे में पूछा जाता है कि बाइल सिक्रीट कौन करता है, लिवर। स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लेडर में, टेम्परेरी हमारे गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। और ये क्या करता है, इमल्सिस का फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे पैनक्रियाज एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और ये क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस में यानी हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है, प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, ट्रिप्सिन यानी स्टार्च इनटू मैल्टोज एंड लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट। यानी ये जो हमारा बाइल का जो फंक्शन होता था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पैनक्रियाज हमारा दो चीजें और करता है, एक इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ये दो एंजाइम्स और सिक्रीट करता है जो कि हमारे ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि फंक्शन में आते हैं। या ये डायबिटीज़ वगैरह जब होती है वो किसकी वजह से होती है, जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है या ज़्यादा हो जाता है तो हमारा डायबिटीज़ होता है। तो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो कि इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, इनर एपिथेलियम ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइनल जूस। अब ये इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, मैल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड लाइपेज। ये हमारे इतने सारे एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं, अमीनो, और उसके बाद में अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट हमारा मैल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, सुक्रोज जो होता है वो फ्रुक्टोज, ग्लूकोसाइड फ्रुक्टोज यानी जो हमारे ग्लूकोज का एक टाइप होता है फ्रुक्टोज में करता है, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। नेक्स्ट फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लूकोज में, और फीकल मैटर लुब्रिकेंट फीकल मैटर यानी और ज़्यादा उसको फीकल मैटर में चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारी जो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से, जो हमारे फूड से जो एंजाइम्स वगैरह की वजह से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से ही रिलीज होते हैं और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, पूरा डाइजेशन। हमने आज अपना पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर लिया और उसका रिवीजन भी कर लिया है। तो न्यूट्रिशन हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो और न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये 3 चीज़ें आज हमने रिवाइज के साथ साथ पूरी कंप्लीट भी कर ली हैं। आई होप आप सभी को इसी समय लर्न भी हो गया होगा। तो हमारी आज की वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।